नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम विज्ञान के, साइंस के एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। आज से 10 दिन तक हम रोज 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करेंगे, जिसमें 200 महत्वपूर्ण ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपने को मिल जाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो आप जूनियर अकाउंटेंट ले लो, चाहे एलडीसी ले लो, चाहे आप आरएस ले लो, चाहे एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, इनमें ये क्वेश्चंस कई बार बार पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखा जाए तो ये अपने लिए 200 क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, करोगे, तो आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद ऐसे ही अपने 10 लेक्चर फिजिक्स के लेके आएंगे, ऐसे ही 10 लेक्चर बायोलॉजी के लेके आएंगे। तो देखा जाएगा तो आपके पास में 600 क्वेश्चन का अच्छा सा कलेक्शन हो जाएगा और उसी क्वेश्चंस में से अपने और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे देख के लगभग 1000-1500 के पास अपने पास में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस क्वेश्चन को और अलग तरीके से वो अपने से कैसे पूछ सकता है। तो तैयार हो साथियों, अपने अच्छे से ये जो 20 क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट जो आज है वो देखने जा रहे हैं। आज 20 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी 20, ऐसे करके 10 पार्ट में लेके आऊँगा केमिस्ट्री के, 10 पार्ट में लेके आऊँगा फिजिक्स के और 10 ही पार्ट में लेके आऊँगा बायोलॉजी के। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए पहले आप कोशिश करो कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है क्या, बाद में मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। तो देखो दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, या कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? तो बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, काफी बच्चों ने सोचा होगा इसके बारे में, है ना? तो आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताता हूं, हरित ग्रह प्रभाव के बारे में बताता हूं, है ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे अपने बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव, है ना? हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताता हूं। देखो दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है ना? ये अपनी पृथ्वी है ना? और ये क्या है? सूर्य देव है, ठीक है? सूर्य देव से गैसें आती हैं, सूर्य देव से किरणें आती हैं, किरणें आएगी और पृथ्वी से टकराएगी। टकराने के बाद में इन किरणों का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा और किरणें वापस क्या होगी? वायुमंडल में क्या होगी? लौट के चली जाएगी, वायुमंडल में लौट के वापस चली जाएगी। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जिनका आवरण क्या होता है? वायुमंडल में ऐसे बन जाता है, जो इन किरणों को, है ना, परावर्तित ना करके वापस क्या कर देता है? पृथ्वी की ओर मोड़ देता है ना? किरणों को वापस ये गैसों का आवरण पृथ्वी की ओर मोड़ देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। इसे ही अपने क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव जरूरी भी है। अगर हरित ग्रह प्रभाव नहीं होना तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। अभी जो पृथ्वी का औसत तापमान है ना, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, है ना? यानी गैसें वायुमंडल में ऐसा वातावरण बना लेती है जो पृथ्वी से किरणें टकराने के बाद में, है ना, जब उनका परावर्तन होता है तो उन गैसों को पार ना करके वापस वायुमंडल में चली जाती है ना? इन्हीं गैसों को अपने क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। परंतु इनकी ज्यादा मात्रा भी काम की नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा सो होने लग गया तो ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत होने लग जाएगी, है ना? जिसके कारण ग्लेशियर वगैरह है वो क्या होने लग जाएंगे? पिघलने लग जाएंगे। समझ में आई बात? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सिंपल सा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कभी कभी बन जाता है, जैसे एक कार में, एक कार को आप धूप में खड़ी कर दो, कांच के शीशे से अंदर क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा। एक कमरा ऐसा हो जिसके चारों तरफ कांच लगे हो,
है ना, सूर्य की किरणें आएगी, उस कमरे के अंदर एंटर कर जाएगी, लेकिन वो किरणें बाहर जल्दी से जा नहीं पाती है, कमरे का ताप धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है ना दोस्तों। तो सिंपल सा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया। चलो देखो, एक क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, हरित गृह प्रभाव को दर्शाने वाली गैसेज कौन कौन सी होती है। तो कुछ गैसें मैं बताता हूं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है CH4, जिसे अपने बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं, मैथेन या मीथेन इसे कहते हैं, है ना, मैथेन है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है, शो करती है। सेकंड नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है, शो करती है ना। तीसरे नंबर पर आता है अपने CFC, जिसे अपने बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगी। चौथी है आपके N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम हंसाने वाली गैस या लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगी, है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करेगी। और 6 नंबर पर आता है, वो आती है O3 ओजोन भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और एक अपने को ध्यान में रखनी है, वाटर वेपर, क्या ध्यान में रखनी है, वाटर वेपर होती है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करती है, बढ़ाने में सहायक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में सहयोग देती है ना। ये क्या हो गया, वाटर वेपर, है ना, जिसे अपने जल वाष्प बोलते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं, है ना। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जल वाष्प हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इनमें देखो ऑप्शन में क्या आया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए अपने ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, राइट कर दिया। ये कहानी सिंपल से समझ में आई। चलें आगे, चलो ये नोट कर लिया होगा आपने, चाहो तो इसको आप देखो आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। देखो एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल में अपने को सर्वाधिक गैस कौन सी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन, जो कि लगभग कितनी होती है, 71%। सेकेंड नंबर पर होती है ऑक्सीजन, जो कि लगभग होती है, और तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन, जो कि लगभग होती है 0.94%। और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। ठीक है, तो क्वेश्चन में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद गैस कौन सी है, तो देखो सर्वाधिक तो कौन सी, निम्ना कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक है, सर्वाधिक पूछ ले तो अपने को आंसर क्या देना है, नाइट्रोजन। दूसरी सर्वाधिक कौन सी है, ऑक्सीजन। लेकिन आपको ऐसे पूछ ले वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करना है दोस्तों, है ना, क्या नहीं करना है, क्या करना है अपने को करना है ऑर्गन। तो नाइट्रोजन पहले नंबर पर आ गई, है ना, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आ गई, है ना, तीसरे नंबर पर कार्बन आ गई, और चौथे नंबर पर क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अगर आपको इसका बढ़ता क्रम या घटता क्रम भी पूछ ले तो अपने कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में इन गैसों को व्यवस्थित करो, घटते क्रम में इन गैसों को व्यवस्थित करो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अपने कर सकते हैं। अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कैसे ही घुमा के पूछ ले, अपने उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाइट्रोजन। चलो आगे चलते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, निम्न में से कौन है ना, शीशा। शीशे का सिंबल क्या होता है, शीशे को अपने बोलते हैं लेड, और लेड को अपने बोलते हैं पीबी। टंगस्टन को अपने बोलते हैं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। आयरन, लोहा, आयरन को आपने डिनोट करते हैं Fe से। और हीरा होता है वो कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है, एलोट्रोप होता है ना।
अब बात आती है तत्व की। तो दोस्तों तत्व की सिंपल सी परिभाषा क्या होती है? तत्व की सिंपल सी परिभाषा यह है, परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो बिना किसी रासायनिक संयोग से बना है, उसे हम तत्व बोलते हैं। और तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है, जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा अन्य पदार्थ में बदला नहीं जा सकता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ही देखा जाए तो क्या है? तत्व है ना? तो देखो, हीरा क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है, एलिमेंट है, क्योंकि ये कार्बन 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 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिर्फ कार्बन से मिलकर क्या है? बना है। जबकि सीसा हो गया, है ना, ये भी क्या है? सीसा। सीसा है ना, टंगस्टन, लोहा, है ना, ये किस में आ गए? ये भी देखा जाए तो तत्व ही है, सीसा, टंगस्टन, लोहा। परंतु यहाँ पर जो तत्व का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो पूछा क्या है? देखो, देखा जाए तो ये चारों तत्व है। सीसा भी तत्व है ना, सीसा है, लेड, पीबी, है ना, टंगस्टन भी तत्व है, लोहा भी तत्व है, चारों तत्व है। परंतु सबसे कठोर पूछा गया है तो हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ होता है और सबसे कठोर तत्व भी होता है। देखो दोस्तों, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, वो ये होती है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, फुलरीन हो गए, ये क्या है? ये तत्व है ना। इनको तत्वों में रखा जाता है, ना इनको यौगिक में रखा जाता है, ना मिश्रण में रखा जाता है। ये क्या है? तत्व है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन 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 से क्या है? मिलकर बने हुए हैं। सिर्फ किन से मिलकर बने हुए? कार्बन कार्बन कार्बन। तत्व की परिभाषा क्या है? परमाणुओं का ऐसा समूह जो बिना किसी रासायनिक संयोग के बना हो, जिनको आप किसी भी क्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बदल सकते, है ना। समझ में आई बात? तो हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व है। सीसा कठोर नहीं होता है, टंगस्टन कठोर नहीं होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है ना। गलनांक इसका लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका गलनांक होता है। लोहा, तो सबसे कठोर कौन सा हो गया? हीरा। इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तभी अपने को आंसर क्या देना है? हीरा देना है। चले आगे, चलो। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? देखो, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। उस सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने अपने को एक ऐसे स्केल दिया, है ना, एक पैमाना दिया, और उसने क्या कहा? ये पैमाना 0 से 7 तक, और 7 से कहाँ तक है? 14 तक है ना। अगर इस पैमाने में वैल्यू जो है वो 7 से, पीएच जो है वो 7 से कम आ जाए तो क्या होगा? पीएच 7 से कम हो तो क्या होगा? पीएच 7 हो तो क्या होगा? और पीएच 7 से ज्यादा हो तो क्या होगा? देखो दोस्तों, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। उसने एक पैमाना दिया, एक स्केल दिया। इस स्केल को पीएच स्केल कहा गया। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह देते हैं, है ना। इस स्केल में, अब स्केल के माध्यम से अपन ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, अगर पीएच 7 से कम है ना, तो इसका मतलब जो वो पदार्थ है वो क्या है? अम्लीय है। अम्लीय का मतलब ये स्वाद में खट्टे हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। और पीएच 7 हो तो इसका मतलब ये कैसा है? उदासीन है ना। वर्षा का जल होता है ना, बारिश का जल, उसकी पीएच 7 होती है। और पीएच 7 से ज्यादा हो, इसका मतलब वो कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय का मतलब क्या है? ये लाल लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? नीले में, और स्वाद में कड़वे होते हैं। तो समुद्री जल होता है ना, वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, खारा होता है। उसकी जो पीएच होती है वो 8.4 होती है ना। 7.4 जो पीएच होती है ना दोस्तों, वो किसकी होती है? ब्लड की होती है। तो साथ में ब्लड, रक्त की पीएच भी ध्यान रखना। चलते ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रक्त की पीएच कितनी होती है? तो उसका आंसर देना होता है 7.4। समुद्र के जल की पीएच कितनी होती है? 8.4। पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन ने, है ना। पीएच का मान कितना कम हो जाए तो जो बारिश है उस बारिश को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अगर पीएच का मान है ना, पीएच का मान है ना 5.6 से कम हो जाए
5.6 से क्या हो, कम हो जाए, तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, है ना। और अम्लीय वर्षा की एक खासियत होती है, एसिडिक रेन की एक खासियत होती है कि ज़्यादा होती है, जो त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को खराब कर सकती है। अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या है, जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा गया है। यानी ताजमहल को जो रोग हो गया वो कौन सा है, स्टोन कैंसर। समझ में आई बात। बारिश का पानी होता है ना, अगर शुद्ध, है ना, यानी बारिश का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है दोस्तों। और अशुद्ध जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसका पीएच भी 7 माना जाता है, जो अपने लैब में तैयार करते हैं। लेकिन अगर बारिश के पानी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, यानी उसका पीएच 5.6 से कम आने लग जाए ना, तो ऐसी बारिश को नॉर्मल बारिश न कह के, सामान्य बरसात नहीं कह के, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। और अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या हो रहा है, ताजमहल पीला पड़ रहा है। यानी ताजमहल को जो रोग हो गया, उस रोग का नाम क्या है, स्टोन कैंसर। क्या नाम है, स्टोन कैंसर। रोग का नाम है स्टोन कैंसर। समझ में आई कहानी यहां तक। आगे क्वेश्चन करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। देखो 2 चीजें होती है दोस्तों, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण, है ना। यौगिक में आपने जो भी परमाणु तत्व अणु मिलाए हैं उनका अनुपात होता है ना, वो क्या होता है, निश्चित होता है। एक निश्चित अनुपात में आपने मिलाया है, अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि इसमें अनुपात क्या होता है, इसमें जो अनुपात है वो है अनिश्चित। यानी आपने जो मिलाया है वो किस अनुपात में मिलाया है अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो देखो स्टील है, स्टील क्या है पता है दोस्तों, स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टील को आप यौगिक मत कह देना। पीतल भी क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसे अपने एलॉय बोलते हैं। रेत क्या है दोस्तों, रेत यौगिक है ना। और हीरा क्या है, अभी मैंने बताया था, हीरा तत्व है। गलती करवाता है ना, हीरा तत्व है, क्योंकि हीरा सिर्फ कार्बन 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 से मिलकर क्या है, बना हुआ है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो देखो स्टील क्या होता है, स्टील जो होती है वो मिश्र धातु होती है, जो आयरन और कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। और स्टेनलेस स्टील में हम क्रोमियम और निकल और बना देते हैं, है ना। अगर आयरन, कार्बन, है ना, क्रोमियम और निकल आ जाए तो ऐसे स्टील को स्टेनलेस स्टील बोला जाता है, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है ना। ऐसे स्टील को हम धब्बा रहित स्टील बोलते हैं। कैसा रहित स्टील, धब्बा रहित स्टील इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई बात। ये नॉर्मल स्टील हो गया, ये धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील, ठीक है। चलो पीतल भी क्या है, पीतल भी एक मिश्र धातु है जो कि तांबा व जिंक से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है ना। जबकि रेत है वो एक यौगिक है, और रेत का जो सूत्र होता है वो SiO2 होता है। यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1 अनुपात देखने को 2 देखने को मिलता है ना। रेत का फॉर्मूला क्या है, SiO2, है ना, SiO2, है ना। जो सिलिका है, सिलिका इसे ही रेत बोलते हैं, है ना, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 अनुपात 2 देखने को मिलता है। जबकि हीरा क्या है, तत्व। तो सबसे सही आंसर अपना जो है वो क्या हो गया, वो हो गया रेत। समझ में आई कहानी। यौगिकों में अनुपात होता है, मिश्रण में जो मिलाया उसका अनुपात अनिश्चित होता है। आपने पानी लिया, नींबू डाला, शक्कर डाली, है ना, नमक डाला, जो नींबू पानी बनाया है उसमें जो भी मिलाया उसका कोई फिक्स अनुपात है क्या, फिक्स अनुपात नहीं है। तो वो अपने सामने क्या है, मिश्रण है, मिश्रण, है ना, वो अपने सामने क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। चलो निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो देखो पृथ्वी पर, है ना, सबसे अधिक मात्रा पर, पृथ्वी की भू पर पट्टी पर, है ना, पृथ्वी की भू पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, है ना, पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, धातु तत्व कौन सा है, धातु पूछी है। सबसे पहले तो अपने देखते हैं भू पर पट्टी पर पाया जाने वाला होता कौन सा है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है ना, फिर आपके आयरन हो गया। ऐसे ऐसे चलता है ये ऑर्डर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, ऐसे चलता है। तो देखो पहले नंबर पर तो कौन आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें है नहीं। दूसरे नंबर पर कौन आ गया, आपके सिलिकॉन, है ना।
तीसरे नंबर पर कौन आ गया? एल्यूमिनियम। चौथे नंबर पर कौन आ गया? लोहा। और पांचवें नंबर पर कौन आ गया? सोडियम। अब देखो एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये चारों क्या हैं? ये चारों क्या हैं? ये चारों धातु में आते हैं। किस में आते हैं? धातु में आते हैं। जबकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आती है अधातु में। गैसें जो होती है वो अधातु में आती है। तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आंसर क्या देना है? यहाँ पर सिलिकॉन देना है। अगर अधातु की जगह धातु की जगह अधातु पूछ लेता तो उस समय आंसर क्या देना होता? ऑक्सीजन। समझ में आई बात? सिलिका से सिलिकॉन निकल के आ गया। ये कहानी समझ में आई? ये ऑर्डर ध्यान रखना है ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, ऐसे ऑर्डर ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। सफेद कोयला क्या होता है? हीरा है। हीरा तो आपको पता है तत्व है और सबसे कठोर पदार्थ भी है और सबसे कठोर तत्व भी है। सबसे कठोर पदार्थ या तत्व कौन है? सबसे कठोर पदार्थ या तत्व कौन है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है? हीरा देना होता है ना। यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय है ना, रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है। बर्फ है। बर्फ तो एक प्रकार की जल ही हो गई, H2O है ना। जल जब शुद्ध ठोस अवस्था में होती है तो उसको बर्फ बोल देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल के माध्यम से आप बिजली का निर्माण कर रहे हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को अपने सफेद कोयला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सफेद कोयला किसको कहा जाता है? इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम सफेद कोयला कहते हैं। चलो, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। तो देखो इसका सबसे सही आंसर होगा वो होगा द उपरोक्त सभी। देखो ऑक्सीकरण क्या है ना, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। देखो ऑक्सीकरण में आप तीन बातें याद रखना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण है, ठीक है। और तीसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना है ना, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, धातुएं जो होती है ना, धातुएं है ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती है? धनायन बनाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बना? Na पॉजिटिव। आप चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना लिख के कहाँ लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो, ऐसे है ना। धातुओं का हमेशा एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती है ना। जैसे आयरन है ना, आयरन था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या आ गया? आयरन +1। फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, आयरन +2। फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या हो गया? आयरन +3। यानी ये क्या शो कर रही है? ऑक्सीडेशन शो कर रही है ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है ना, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण में हमेशा धनावेश की क्या होती है? वृद्धि होती है। हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और धनावेश क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसका मतलब सही बात है। ऑक्सीकरण में भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, देखो है ना, धनावेश बढ़ता है ना, धनावेश बढ़ता है ना ऑक्सीडेशन में, ये भी सही बात है। इसका मतलब क्या है? सभी सही है। याद रह जाएगा ना दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, धनावेश का बढ़ना, ये सारी कहानियां किस में है? ऑक्सीडेशन में है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण में है। चलो आगे चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखो हाइड्रोकार्बन की बात आती है ना, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय और चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना। चक्रीय में तो टोलुइन है ना, आपके बेंजीन वगैरह ये आ गए। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसको अपने ने तीन भागों में बांट दिया। इन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन है ना, एक होता है एल्काइन है ना।
एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, है ना। तो अब देख लो एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा हो गया, CnH2n। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है। तो आपका एल्केन का भी सामान्य सूत्र पूछ सकता है, एल्काइन का भी सामान्य सूत्र पूछ सकता है। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या, है ना, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, है ना। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, अगर n बराबर 1 हो तो एल्केन में क्या हो जाएगा, C1H, है ना, H1+2, इसको अपने क्या बोल देते हैं, CH4 बोल देते हैं या C1H4 बोल दो। ये क्या हो गया, मेथेन हो गया, है ना। तो हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर में तो और मजा आएगा इसमें। अभी आप यहाँ पर 3 सूत्र जरूर याद रखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। एल्केन का सूत्र ये है, एल्कीन का ये है और एल्काइन का ये है। N क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, नोट करो इसको। किया नोट, चले आगे। चलो, निम्न में से कोई ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है ना। ना ही तत्व होने चाहिए निम्न में से, है ना, और ना ही यौगिक होने चाहिए। तो देखो अब एक बात बताओ, वायु क्या है, वायु, वायु ना तो तत्व में आती है ना ही यौगिक में आती है, वायु मिश्रण होती है, मिश्रण दोस्तों, है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आपके ऑर्गन, हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, ये मिश्रण है। इनका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, लगभग अपने परसेंटेज दे देते हैं इनका। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, और मिश्रण भी कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, H2O। वायु का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो जिनमें अनुपात होता है वो क्या होते हैं, यौगिक। तो जल तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। पारा, पारा जिसे अपने मरकरी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है Hg, ये अपने लिए क्या हो गया, तत्व हो गया। ये क्या हो गया, तत्व। ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, यौगिक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन का जो अनुपात है 1:1 है। अनुपात है तो इसका मतलब ये अपने लिए क्या हो गया, यौगिक हो गया, है ना। तो ये कह रहा है ना तो यौगिक होना चाहिए और ना ही तत्व होना चाहिए। तो सबसे सही आंसर कौन सा बैठ रहा है, सबसे सही आंसर अपनी अ बैठ रहा है। अ जो है उसमें वायु क्या है, मिश्रण है, बाकी जल यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, और पारा क्या है, अपने लिए तत्व है, तत्व। समझ में आई बात। चलो आगे चलते हैं, नोट करते जाओ, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। ताजा कटा सेव उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, ताजा कटा सेव, है ना। देखो सेव से 2 क्वेश्चन बड़े आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है सेव का कटना, और कटने के बाद सेव के रंग का भूरा होना, कैसा परिवर्तन है। तो देखो सेव को आपने काटा है तो रहा तो सेव का सेव ही ना, कोई अंगूर या अनार तो नहीं बन गई। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन, है ना। और सेव का रंग भूरा हो गया। अब क्या पहले वाली जैसी सेव अपने प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब ताजा कटा सेव है, आपने हाथों हाथ उसको काटा है, तो हाथों हाथ तो उसका रंग भूरा नहीं होता है, काट के आप छोड़ देते हो तब बाद में उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। सेव का क्या होता है, सेव के अंदर जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण सेव का रंग भूरा हो जाता है। तो ताजा कटा सेव किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। और सेव को कुछ देर काट के छोड़ दें उसके बाद में वो कैसा उदाहरण हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन का। ये आपने दोनों भी देख सकते हैं, सेव को काट दिया, रहा तो सेव का सेव, परंतु उसका रंग जो है वो भूरा हो गया, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन अपने सबसे सही बैठा। तो यहाँ पर आंसर सही कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन।
चलो, फलों का कटना ध्यान रखना भौतिक परिवर्तन होता है, उनके रंग वंग चेंज हो जाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? तो देखो, मेथेन तो एक गैस है जिसे अपने मार्स गैस बोलते हैं, तो ये तो कच्चे फलों में पकाने में काम नहीं आएगी, मार्स गैस है ना। दलदली क्षेत्रों में मार्स गैस निकलती है, कोयले की खानों में विस्फोट का कारण भी मार्स गैस होती है ना। जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनके शरीर में भी मार्स गैस का निर्माण होता है ना। मंगल ग्रह पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, इसलिए इसे मार्स गैस नाम दे दिया गया। ऐसे मेथेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन जो होता है वो जल में बहुत अच्छे से घुल जाता है ना। तो बेंजीन भी अपने ये नहीं है, ब्यूटीन भी नहीं है। एथिलीन एक ऐसी गैस है जो फलों को पकाने में क्या है, काम आती है। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया, बी, ये फलों को पकाने में काम आती है दोस्तों। और कौन कौन सी होती है, देखो फलों को पकाने में आप 3 गैसें याद रखो। एक तो आप याद रखना एथिलीन गैस है ना, एक आप याद रखना एसिटिलीन गैस, और एक आपको याद रखना है तीसरे नंबर पर, वो याद रखना है आपको कार्बाइड गैस का भी कभी कभी उपयोग है ना फलों को पकाने में करता है। तो ये 3 जो गैसें हैं ये फलों को पकाने में काम आता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग तो है ना वेल्डिंग कार्यों में भी करते हैं। एसिटिलीन गैस का क्रिया अपने ऑक्सीजन से करवाते हैं तो अपने को ऑक्सी एसिटिलीन मिलता है जिसका उपयोग वेल्डिंग कार्यों में किया जाता है। चलो, धान की खेती से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान किसे बोलते हैं, धान बोल देते हैं अपने राइस को है ना, चावल को है ना। तो चावल की खेती से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली जो है ना गैस होती है वो होती है मीथेन है ना। CH4 मीथेन गैस है, वो क्या है, सर्वाधिक मात्रा में निकलती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर होती है 0.03% है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से प्रदूषण जिस सर्वाधिक गैस से होता है ना, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी वाहनों से प्रदूषण में सहायक सर्वाधिक गैस कौन सी है, यानी प्रदूषण को बढ़ाने में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और वाहनों से प्रदूषण सर्वाधिक किस तत्व की वजह से होता है, तो तत्व का नाम लेना, तो उस समय आता है लेड, सीसा, पीबी, जिसका सिंबल है पीबी प्लम्बम। ठीक है, गैस का बोल दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन पूछ क्या रहा है, धान की खेती में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, तो उसका आंसर देना है मीथेन। चलो आगे चलते हैं। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है? महत्तम का मतलब मैक्सिमम। देखो, पानी का घनत्व होता है ना, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है पानी का घनत्व, वो होता है सबसे अधिक है ना। वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन आयतन की अपने बात करें, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पानी का आयतन सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 से 4 तक जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन कम होगा, और 4 से ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे घनत्व कम होने लग जाएगा, आयतन बढ़ने लग जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या है, द। चलें आगे। चलो, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कुचालक है यानी इंसुलेटर है, विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाती है, इंसुलेटर है। तो उस समय अपने को आंसर देना है विद्युत की जो कुचालक है, टिन नहीं है, टिन विद्युत की चालक होती है। टिन का सिंबल होता है Sn, जिसे हम स्टेनम बोलते हैं। कॉपर Cu, जिसे अपने क्यूप्रम बोलते हैं है ना, ये भी विद्युत धारा की चालक होती है। निकल भी विद्युत धारा के चालक है। नाइक्रोम है ना, निकल विद्युत धारा के चालक है। लेड, सीसा, पीबी, वेरी गुड। सीसा जो है वो विद्युत धारा की क्या है, कुचालक है, जिसे अपने बोलते हैं लेड है ना। तो आंसर क्या देना है अपने को, स यहाँ पर। चलो, सफेद फास्फोरस को रखा जाता है। देखो दोस्तों, 2 प्रकार के फास्फोरस है, एक होता है लाल फास्फोरस और एक होता है सफेद फास्फोरस है ना। लाल फास्फोरस होता है, उसका उपयोग दिया सलाई बनाने में करते हैं, दिया सलाई है ना, जिसे अपने मैच स्टिक बोलते हैं, जिसे आप तिल्ली कहते हो, तिल्ली।
मैच स्टिक हो गया, मैच स्टिक तिल्ली बनाने में करते हैं, है ना। और सफ़ेद फॉस्फोरस होता है, इसको जल में रखा जाता है, जल में, इसको पानी में रखते हैं, पानी में, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर क्रिया कर लेता है। तो सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है। मिट्टी के तेल में तो देखो सोडियम को, पोटेशियम को, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जल में अगर आप रखोगे ना तो जल में ये, है ना, वायु से क्रिया करती है, हल्की होती है तो जल के सतह के ऊपर आ जाती है ना, और वायु से क्रिया कर लेती है और जलती हुई जल के सतह पर क्या होती है, तैरती रहती है। तो इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को ना तो वायु के सीधे संपर्क में रखा जाता है, ना ही जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। जबकि, है ना, सफेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, पानी में। और सफेद फॉस्फोरस का एक यूज और है, देखो क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है लाल वाला, ये भी एक क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। पानी में क्यों नहीं रख सकते, वायु से क्रिया करके, है ना, जलती हुई ये तैरती हैं, ठीक है। तो सफेद फॉस्फोरस है, इसका जो उपयोग है वो चूहा विष बनाने में करते हैं, है ना, चूहा विष बनाने में करते हैं, चूहों को मारने वाले जहर को बनाने में करते हैं। और चूहा विष का फॉर्मूला होता है Zn3P2, जिसे अपने बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड, है ना, जिंक फॉस्फाइड, है ना, Zn3P2, राइट। ये चीज समझ में आई। चलें आगे, चलो। निम्न में से कौन सी उपधातु है, उपधातु, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन या ये सभी। तो उसका आंसर देना होता है यह सभी। उपधातुएं अगर सिंपल सी समझे तो क्या होती हैं, जिनमें धातु व अधातु दोनों का गुण होता है, वो उपधातु होती है। और उपधातु कौन कौन सी है, देखो मैं बता देता हूँ, है ना। एक तो होती है एटी, जिसे अपने एस्टेटाइन कहते हैं, है ना, एस्टेटाइन कहते हैं, है ना। एक होता है टेलुरियम, है ना, टेलुरियम लिख लेना आप, मैं बोल देता हूँ, एस्टेटाइन, टेलुरियम, है ना, इनको अपने क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं, है ना। एक होता है एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी उपधातु होता है। एक होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम उपधातु है। बोरोन, है ना, बोरोन उपधातु है। आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक उपधातु है। सिलिकन, सिलिकन क्या है, उपधातु है ना, है ना। पोलोनियम, है ना, उपधातु है। तो 8 हो गई ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है आपके उपधातुओं में, इनको शामिल किया गया है। तो अब देखो वापस सुनो, एस्टेटाइन, टेलुरियम, एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल Sb होता है, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकन, पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातुएं हैं। तो देखो आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, ये सभी किस में आ गई, उपधातुओं में आ गई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सभी। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, अधातु है लेकिन उसमें चमक पाई जाती है ना। देखो ग्रेफाइट होती है, ये अधातु होती है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। आयोडीन है, ये भी अधातु है, इसमें चमक पाई जाती है। तो उपरोक्त दोनों ऐसी अधातु है जिनमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। उपरोक्त दोनों एक ऐसी अधातु है जिनमें क्या पाई जाती है, धातुई चमक पाई जाती है। चलो, पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। पिच ब्लेड जो होता है वो अयस्क होता है किसका, यूरेनियम का, है ना। पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला है U3O8, ये ध्यान रखना, यूरेनियम का अयस्क है। कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्रोमियम तो खुद एक क्या है, एलिमेंट हो गया, ठीक है। चले आगे, चलो। बहुत बार पूछा गया पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम, अपने को आंसर करना होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है। देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपने सॉलिड CO2 कहते हैं, सॉलिड CO2, है ना। सॉलिड CO2 ठोस कार्बन ऑक्साइड को ही अपने क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपने बोलते हैं शुष्क बर्फ, है ना। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, सूखी बर्फ। शुष्क बर्फ है वो कौन सा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चले अपने, है ना। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब्लिमेशन को भी शो करता है। किसको शो करता है, सब्लिमेशन को भी शो करता है। सब्लिमेशन जिसे अपने बोलते हैं उधर्वपातन, उधर्वपातन सब्लिमेशन को भी क्या करता है, शो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो सीधे अगर गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को सब्लिमेशन उधर्वपातन बोलते हैं।
तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप गर्म करोगे ना तो ये द्रव अवस्था में नहीं आएगी, सीधी किस में परिवर्तित हो जाएगी, सीधी गैस में परिवर्तित हो जाएगी। इसे ही अपने उध्र्वपातन कहते हैं। तो ठोस CO2 शुष्क बर्फ है वो उध्र्वपातन को शो करती है, यानी गर्म करने पर सीधी गैस में बदल जाती है। दिया सलाई, मैच वॉक्स की जगह आप मैच स्टिक करो, है ना। मैच स्टिक में प्रयुक्त होता है क्या, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पोटेशियम या सोडियम। तो अभी मैंने आपको बताया था दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है ना। ये क्वेश्चन अपने ने किया था ना। तो दोस्तों ये अपने अच्छे से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने इसकी रीडिंग की होगी, क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा तो ग्रीन हाउस गैसेस देखी अपने ने कुछ, है ना। अपने ने पीतल के देखा, पीतल कैसे बनता है ना। स्टील देखा, स्टील कैसे बनता है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो अगली क्लास होगी वो और ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो अपने एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ताकि एक अच्छी एजुकेशन ज़रूरतमंद बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आपके रिश्तेदारों को मिल सके और उनकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। और आप जब हमारा सहयोग करते हो तो हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें भी कुछ और अच्छा करने का आपके लिए मन करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 20 और अच्छे क्वेश्चन के साथ में और उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हुए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।